अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन ऐसा लगता है कि ट्यूसडे बेसिकली मंडे को हमने रीमिक्स कर दिया। रीमिक्स से मुराद है कि जी दोबारा वैसा ही हमने दिन गुजारना है, वही हमारी 9 to 5 की रूटीन होनी है, कामों का प्रेशर होना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वही पुराना जो सबक है वो नई हमें पैकेजिंग में मिल रहा है। यानी हमें कहा जा रहा है ट्यूसडे है, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि चीज़ें स्टेल और स्टैग्नेंट हैं। लेकिन जब आप कहते हैं रीमिक्स हो गई है कोई चीज़, तो बेसिकली उसमें एक नए ज़माने का तड़का सा लग जाता है। ये बड़ा अहम है जी, क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अगर पिछले 3-4 सालों को देखा जाए तो क्रिएटिवली हमें ऐसा लगता है कि कोई क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है। अगर आप इंडिया की तरफ देखते हैं, अपनी वो पुरानी मूवीज़ को रीमेक कर रहे हैं, अपना जो पुराना म्यूज़िक है, इनफैक्ट उन्होंने कहा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर आप 2017 के सारे हिट बॉलीवुड गाने देखें तो उसमें आपको एक भी ओरिजिनल गाना नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट ये वो सारे गाने हैं जो 90s के 80s के, उनको एक तरह से रीमिक्स किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या लोगों को लगता है कि नया जो गाना है उसकी अपील नहीं होगी? पुराने गाने के नॉस्टैल्जिया पे आप बिल्डअप करना चाहते हैं? नॉस्टैल्जिया से मुराद होती है कि भाई कभी ना कभी तो आपको जब वो नया रीमिक्स गाना आप सुनेंगे, ये याद आएगा कि जब ओरिजिनल गाना आया था उस वक्त आप ज़िंदगी के किस हिस्से में थे। और ये अमूमन इतने हिट गाने होते हैं, इनकी एक रिकॉल वैल्यू इतनी होती है कि आप उसको साथ में गुनगुनाने भी लगते हैं। अगर आप नए गानों की तरफ देखें तो अक्सर आपको इनके बोल भी याद नहीं होंगे। ये ट्रेंड बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो पीक का दौर था, अगर हम बात करें हमारे 70s और 80s के दौर, 80s में तो खैर डिक्लाइन शुरू हो गया था, 60s एंड 70s के दौर की तरफ अगर हम देखते हैं तो निसार बज़मी साहब और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो मेहदी हसन साहब की अगर बात की जाए, इसके अलावा रूना लैला, नाहिद खान, ऑल दीज पीपल एक्चुअली ब्रॉट ब्रिलियंट म्यूज़िक टू पाकिस्तान। और उसके अंदर क्योंकि 70s में पूरी दुनिया में डिस्को का राज था और नए ट्रेंड्स हमें नज़र आ रहे थे, तो क्लासिकल से ज़्यादा लोग पॉप की तरफ चले गए। इनफैक्ट अगर हम इसी बर्रे सग़ीर के जो मशहूर म्यूजिशियंस हैं उनको देखते हैं तो मुझे हमेशा याद रहता है, आशा भोसले ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी मुझसे किसी ने पूछा कि आशा जी आप पॉप म्यूज़िक क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताइए पॉप म्यूज़िक क्या होता है। उन्होंने कहा जी पॉपुलर म्यूज़िक जो नॉन फिल्मी गाने होते हैं। कहने लगे जी अगर आप इसमें से नॉन फिल्मी की शर्त हटा दें और मशहूर गानों की बात करें जो लोग गुनगुनाते भी हैं, जो उनको आसानी से याद हो जाते हैं, तो कहती हैं कि जी मैंने तो अपने पूरे करियर में किए ही पॉप सॉन्ग्स हैं। तो इसी तरह जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी म्यूज़िक की, वो उस ज़माने का बेहतरीन म्यूज़िक था, रेडियो पे इसकी धूम थी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो रिकॉल कर सकते हैं, या उनका वो स्टूडेंट लाइफ का, कॉलेज का ज़माना था, लेकिन टेल यू वो किस तरह कॉलेज बंक करके मैटनी मूवीज़ के लिए जाते थे। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मुझे सुनाई हैं। और अगर इसी की बात की जाए तो 1972 के दिसंबर में एक मूवी सबक के नाम से रिलीज़ हुई थी, जिसमें ज़ेबा जी थी, मोहम्मद अली थे, और ऑफ कोर्स उसका म्यूज़िक बहुत मशहूर हुआ था। अगर उसके क्लब सॉन्ग्स की बात की जाए तो उसमें एक क्लब सॉन्ग था जिसका नाम था डोंट बी सिली, एंड पीपल यूज्ड टू लव दैट। अगर आपको पता हो कि हमने भी इसी बॉलीवुड के ट्रेंड को अपनाते हुए या अपनाते हुए कह लीजिए, या अपने जो म्यूज़िक का विरसा है, जो हमारे पॉप म्यूज़िक का विरसा है, उसको आप देखेंगे कि दोबारा रीमिक्स किया गया है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट, क्योंकि हम 70s के म्यूज़िक को, 70s की मूवीज़ को भूल चुके हैं। लेकिन डोंट बी सिली इज़ नाउ गोइंग टू बी इन द अपकमिंग मूवी बाजी, और इसमें ज़ेब भंगश ने इसको अपने ही अंदाज में रीमिक्स किया है। आइए इसकी कुछ झलक आपको दिखाते हैं, and the people who know the original song will be able to relate to it. So let's take a look at this song. अब आप देख सकते हैं कि 1972 से लेके 2019 तक के क्लब में बहुत चेंज आ चुका है। इसमें अब हमारे पास भी बैकअप डांसर्स हैं, लाइट्स हैं, एवरीथिंग। अगर आपको याद हो 1970s की मूवी में क्लब नहीं क्लब होता था, लोग क्लब जाते थे और वहाँ पे एक ही खातून डांस कर रही होती थी और गाना गा रही होती थी। अगर आप पुराना वाला वो इसका वीडियो देख सकें जो सबक मूवी में था, तो उसमें आपको यही विजुअल्स नज़र आएंगे। लेकिन जी ये तो बात थी रीमिक्सेस की। लाइफ गोज़ ऑन, न्यू ट्रेंड्स कम इन, लेकिन पुराने गानों को नए अंदाज में प्रेजेंट करने का ये ट्रेंड ना सिर्फ हम बॉलीवुड में देख सकते हैं बल्कि लॉलीवुड में भी देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। इसके अलावा जी ऑफ कोर्स एक्शन का रिएक्शन भी होगा, मिलो पाकिस्तान से भी होगा, लेकिन सबसे अहम ये कि आज का बिग डिस्कशन, आज हम बात करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से कि उनकी तरबियत को, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, अगर तो हम ये समझते हैं कि उसमें एक बहुत अहम किरदार स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का होता है, तो क्या हमने उस्ताद को और इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन को उतनी अथॉरिटी भी दी है या नहीं। आई नो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल पे, ख़ास तौर पे स्टेट स्कूल्स में अभी तक कॉर्पोरल पनिशमेंट का एक रिवाज कायम है, बच्चों पे हाथ उठाया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है और आए दिन हम ऐसे सिनेरियो से गुजरते जहाँ हम कहते हैं कि बच्चे पे हद से ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान के एलीट एंड अपर क्लास स्कूल्स की तरफ देखें तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। आपके जो टीचर्स हैं उनके पास ना रिट है ना अथॉरिटी है। अगर वो बच्चे के मार्क्स काटते हैं, अगर उसको डांटते हैं या अगर उसको कभी उसके किसी भी एक्शन पे जवाबदेह करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स इस बात पे बिल्कुल भी अग्रीड नहीं हैं कि टीचर्स के बाद ये अथॉरिटी है या नहीं। तो अगर बच्चे को डांट भी नहीं सकते, बच्चे से सवाल भी नहीं कर सकते, तो फिर उस्ताद बच्चों को उनकी तरबियत कैसे करें, उनको डिसिप्लिन कैसे करें। आज ये हमारा बड़ा सवाल होगा। दिस इज़ गोइंग टू हैपन एट 10 AM। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी शॉर्टली बैक। कीप स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन बात रीमिक्सेस की हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्वीट करके ये कहा कि जी सुबह सुबह क्लब सॉन्ग। वेल एक्चुअली अगर आपने दिन की अच्छी शुरुआत करनी है तो आप अपने आप को पेप अप ज़रूर करें। अब उसका आपका कोई भी तरीका हो सकता है। कुछ लोग समझते हैं डिवोशनल म्यूज़िक सुन के उनको ज़्यादा बेहतर फील होता है, कुछ के लिए ज़रा हाई एनर्जी म्यूज़िक काम करता है। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट मेक श्योर कि आप अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे नोट पर करें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। इस नोट को अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो कुछ ज़रा परेशान कुन खबरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। बिकॉज समहाउ मुझे लगता है कि आज इन फोकस में या हमारी हेडलाइन न्यूज़ में हमेशा वही खबरें शायद सुर्खियाँ बनती हैं जिसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन बहरहाल जी, इसको देख के भी हमने आगे आने वाली हमारी जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, उसका तयन करना है। सो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक अ लुक एट आवर टॉप स्टोरीज टुडे। और मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मरसी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 बरस थी। अदालत में पेशी के दौरान बेहोश हुए और चल बसे। वो 30 जून 2012 से 3 जून 2013 तक सदर रहे। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि एहतसाब का अमल पूरी दुनिया में चल रहा है और मेरे ख्याल में मुर्सी साहब दूसरे प्रेसिडेंट या फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट है जिनके ऊपर इस तरह के एहतसाब के अमल के दौरान एक जानलेवा वाक़या उनके साथ हुआ। और ये उसका जो प्रेशर होता है, जो मेरे ख्याल में एक तरह से आपके लिए काफ़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन एक लीडर के लिए फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस, आई थिंक दैट इज़ मोर हार्ट ब्रेकिंग। उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस बात से समझौता करना कि एक ज़माने में वो हर दिल अजीज़ थे, उनकी पॉपुलैरिटी थी, अथॉरिटी, पावर, उनके पास सब कुछ था, और आज वो एहतसाब के कटहरे में खड़े हैं। इल्ज़ाम प्रूव हो या ना हो, इसका प्रेशर लेना हर एक के एहसाब की बात नहीं होती और यही हमारे सामने आया। इसके अलावा अगर मजबूत आसाब की बात की जाए तो यकीनन इसमें हम क्रिकेट की भी बात करेंगे। एक ज़माने में इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था ना। जेंटलमैन इस जो हमारे हैं उन पे इंडिविजुअल तनकीद आई इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद, और खुसूसन हमने इससे गुरेज भी किया। लेकिन आपको मैं दिखाती चलूँ कि शोएब मलिक के हवाले से लोगों ने बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो लोगों का था, पॉपुलैरिटी थी। और ख़ास तौर पे क्योंकि राइट बिफोर द वर्ल्ड कप हम देख रहे थे शोएब को बहुत सारे एड्स में चीज़ों को इंडोर्स करते हुए, प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हुए, तो उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और उनकी परफॉर्मेंस इससे बिल्कुल मैच ना कर पाई। तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा तनकीद आई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कॉमनली लोगों का पब्लिक ओपिनियन क्या था, उनके बारे में क्या तनकीद सामने आई, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से। और उसके बाद जो रुदाद है, पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, तो शोएब मलिक की दोनों लगातार मैचेस में हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के इस मैच के बाद एक भूचाल जो और आया, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी पाकिस्तानी कौम, क्रिकेट के शायकीन काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे। और एकदम ट्विटर पर हम देखते हैं एक वायरल तस्वीर। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि शोएब मलिक अपनी अहलिया सानिया मिर्ज़ा के साथ कुछ दोस्तों के साथ एक खुशगवार मूड में डिनर करते हुए नज़र आए। तो लोग इस पर काफ़ी नाराज़ हुए कि जी आपकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यहाँ पे सबके दिल टूटे हुए हैं एंड यू आर आउट देयर हैविंग अ गुड टाइम। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे हमने देखा कि शोएब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उनकी अहलिया ने जवाब देना मुनासिब समझा। सबसे पहले सानिया मिर्ज़ा ने अपनी इस बात पे नाराज़गी जाहिर की कि यानी दोनों तरफ से ही, चाहे इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए, जिस तरह के एड्स चलाए जा रहे थे, जितनी हाइप इस मैच को दी जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्युटली क्रिंज वर्दी था, यानी इसको देख के आपका एक बदमज़गी का आपको एहसास होता है। दे वर ऑल डन इन बैड टेस्ट। एक दूसरे को वन अप करने की कोशिश की जा रही थी, लैंग्वेज इसमें काफ़ी बाजारी थी, तो उन्होंने कहा ये किसी तरह भी अच्छा नहीं है। फिर दूसरी तरफ जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई इस तस्वीर के हवाले से, इनकी आउटिंग के हवाले से, तो सानिया ने कहा कि जी हम दोनों खिलाड़ी हैं और हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर मैच हम हार भी जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों के साथ अगर जाके हमने डिनर कर लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। इसके ऊपर फिर एक शदीद रद्द अमल आया एंड द लेटेस्ट एंट्रेंस टू द एंटायर कंट्रोवर्सी वाज वीना मलिक। वीना मलिक ने इस बात का इजहार किया, उनकी ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये देखिए, इस बात पे कोई मुज़ायका नहीं कि आप जाएं और आप डिनर करें, लेकिन मैं आपके बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि आप कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे को भी लेके और हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे थे। ये बेसिकली एक शीशा बार है लंदन में जहाँ पे स्मोकिंग एनवायरनमेंट भी है, जो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं। तो बीइंग एन एथलीट आप किस तरह ये कर सकती हैं। अगेन सानिया हैड अ रिएक्शन टू इट, तो उसमें हम देख सकते हैं उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई ट्वीट्स लगातार कर दी और उन्होंने कहा कि जी हमारा ज़ाती मामला है और मैं अपने बच्चे की परवरिश करना बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको इसमें अमल दखल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि शोएब मलिक एंड ऑफ कोर्स सानिया मिर्ज़ा की लाइफ एक माइक्रोस्कोप के अंडर आ जाती है, उसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ जाती है जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होता है। ये मेरे ख्याल में एक अनड्यू प्रेशर तो है दोनों के ऊपर और बतौर एथलीट्स वो इसका सामना भी करते रहे हैं, लेकिन हम ये आप पे छोड़ते हैं कि क्या वाकई इस किस्म की तनकीद पब्लिक फिगर्स पे होनी चाहिए। यही चीज़ हम अगर इंडिया की तरफ जाके देखें, इसी मैच में धोनी जो कि ऑफ कोर्स इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं एंड ही हैज़ बीन सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर थ्रू आउट, वो भी डक पे आउट हुए। ही वाज आउट ऑन द फर्स्ट ऑफ शायकीन की एक मोहब्बत का इजहार भी है, उनका इन्वॉल्व होना भी है, लेकिन वेयर डू यू ड्रॉ दैट बाउंड्री। क्रिकेट में हमें बाउंड्रीज़ का इंतज़ार रहता है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज़ को हम खुद ही चौके छक्के लगाकर और तनकीद का निशाना बनाकर ख़राब करते रहते हैं। इस पे आप ज़रूर सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी विल हैव मिलो पाकिस्तान से और एक और टैलेंटेड पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे तो लोग कहते हैं कि ड्रामा क्रिएट करने के लिए, कोई फड्डा करने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि आप में एक मनफी किस्म की तख्लीकी सलाहियत होती है, तभी आप राई का पहाड़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी एबिलिटी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और उसको किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा और यकीनन आपके काम से दूसरों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम बाहर जाते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, तो अक्सर आपको दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत म्यूरल्स नज़र आते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे नेबरहुड्स जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो, पैसों की, वसाइल की कमी हो, और अमूमन लोग कहा जाता है कि वहाँ पे क्राइम रेट भी आपको नज़र आएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाते, ड्रग्स में, गैंग वॉर्स में पड़ जाते हैं। लेकिन इवन इन प्लेसेस लाइक दैट, जो इंसान का गुस्सा या जो उसका एक्सप्रेशन है वो कभी कभार आपको दीवारों पर खूबसूरत या थॉट प्रोवोकिंग म्यूरल्स के तौर पर नज़र आता है। ये कॉमन है जी, साउथ अमेरिका में, आप ब्राज़ील में इसको देख सकते हैं, जहाँ पे मेक्सिको में आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको ऐसी सोसाइटीज़ मिलेगी जहाँ पे एक कमी लोग महसूस करते हैं, एक हंगर है, वहाँ से ऐसी तख्लीकी सलाहियतें निकल के सामने आती हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपनी सड़कों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे या तो हमें सियासी नारे नज़र आते हैं या फिर हमें कुछ एड्स नज़र आएंगे, पेंट करने वाला या प्लम्बर अपना नंबर लिख के चला जाता है। वो आर्ट, वो रंग, वो खूबसूरती देखने के लिए हम तरसते हैं। दैट इज़ वाई इस प्रोग्राम में हम हमेशा प्रमोट करना चाहते हैं उन लोगों को जो इस सब के बावजूद कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा माहौल नहीं है जहाँ
आपको इंस्पिरेशन मिले, एटलीस्ट आपके फिजिकल लोकेलिटी में जो हमने खुद अपने लिए घर बनाए हुए हैं, लेकिन अपने अंदर का जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है उनको ज़िंदा रखे हुए हैं। और यकीनन ये एक ऐसी सलाहियत है जिसको शायद पाकिस्तान में इतने कदरदान ना मिलते हों, लेकिन इंटरनेशनली इनको ज़रूर रिकग्नाइज़ किया जाता है। आज मिलो पाकिस्तान से में हम आपको ऐसे ही एक आर्टिस्ट से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस खुदादाद सलाहियत से माला माल हैं। और आपको बताते चलें कि इनके पास ये एजाज़ हासिल है कि हाल ही में वार्नर ब्रदर्स ने अपने एक आइकॉनिक वीडियो गेम के लिए यानी मॉर्टल कॉम्बैट में इनकी इलस्ट्रेशंस को, इनके काम को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कई म्यूरल्स बना चुके हैं, इज़ अ यंग पर्सन, एग्जिबिशंस भी कर चुके हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़ आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? रमीज़, मुझे सबसे पहले बताओ कि आज के ज़माने में जब नौजवानों के मैं जितना भी इनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि जी मैं जिस काम में जाना चाहता हूँ, जो डिग्री कर रहा हूँ, जो क्वालिफिकेशन, उसका स्कोप क्या है। यानी वो अपने काम को, अपने पेशे को हमेशा इस चीज़ से नापते रहते हैं कि इसमें पैसे कितने मिलेंगे। सो ऑब्वियसली जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है, आर्टिस्ट हो आप, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी इन इट, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? मेरे लिए मनी तो कभी मोटिवेशन नहीं था। मेरे लिए हमेशा से ये कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, यूनिक करना है। एंड सेकेंडली हमेशा से घर वालों की सपोर्ट रही है। So, फैमिली में कोई और आर्टिस्ट भी है रमीज़? अब नहीं, अब आ गए जब उन्होंने मतलब देखा कि मैं इस फील्ड को मैं आगे एक्सेल कर रहा हूँ। सो अब काफ़ी मेरे कजन्स वगैरह इस फील्ड में घुस गए। अच्छा। और आपने खुद कैसे डिस्कवर किया? क्या तुमने आर्ट पढ़ा है, किसी आर्ट स्कूल में गए हो, या खुद ही स्केचिंग करते करते यू रियलाइज्ड आई एम गुड एट इट? मैंने आर्ट पढ़ा भी है। आई हैव डन बैचलर्स इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। सो टेक्निकली तो मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो रुझान है वो आर्ट की तरफ ज़्यादा है। सो हमेशा से बचपन से ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ कर ली थी कि मैं ड्राइंग और पेंटिंग्स करता आ रहा हूँ। सेकेंडली ऑब्वियसली घर वालों माहौल मिला था बचपन में, क्योंकि आमतौर पे हम लड़कियों को तो पेंट्स एंड स्केच बुक्स देते हैं। घर में जो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि पेरेंट्स इसको अप्रिशिएट करें और कहें हाँ ज़रूर ये करो, तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो मिला था? घर वालों ने हमेशा अप्रिशिएट किया। सही है। सो मेरे लिए ना कभी भी ये नहीं होता था कि मैं पेपर में ड्राइंग कर लूँ या किसी में। सो मुझे जहाँ जगह मिलती थी, मुझे याद है मैं अपने बचपन में दीवारों पे स्केचेस बनाता रहता था। हाँ, तो उस पर डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। तो वही मेरे लिए कैनवस होता था, वही मैं उसको देखता था। हालांकि उस वक्त मुझे पता भी ना कि ये ग्राफिटी हो सकती है। अच्छा, किस तरह के ड्राइंग्स जो बचपन से अगर तुम्हें अपना एक बेंट नजर आए, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट हैज इंस्पायर्ड यू? यानी अगर मैं लड़कों की बात भी करती हूँ, जिस तरह के आपका इलस्ट्रेशन वर्क मॉर्टल कॉम्बैट में भी इस्तेमाल हुआ, तो यानी सुपर हीरोज, एक्शन फिगर्स, डिड दैट इंटरेस्ट यू? मैं हमेशा से इसमें एक्शन फिगर्स और ये एक्शन हीरोज़ की दुनिया में रहा हूँ, इनफैक्ट अभी तक भी। सो बचपन से वही एक्शन फिगर्स जमा करना, सो वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन थी। और निंजा टर्टल्स और ये मॉर्टल कॉम्बैट का मैं हमेशा से फ़ैन था। अच्छा। और अभी भी मैंने अपने पास इनके काफ़ी कलेक्टिबल में जमा किए हुए हैं, और मैं जब भी फ्री टाइम होता है मैं नहीं कोई स्केच कर रहा हूँ। बिकॉज आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ी भी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स आर्ट को पिक करते हैं फॉर प्रोफेशनल स्टडीज़, फॉर एक्चुअली परसुइंग इट, उनके ऊपर उनको किस किस्म की हमारे माशरे से आवाज़ें सुनना पड़ती हैं? क्या उनको ये फील होता है कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, वो एक कदर की निगाह से देखी जाती है, या उनको एक नज़र आ रहा होता है कि जब इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो स्ट्रगल बहुत होगी? जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहा था, मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया था नहीं कि मुझे आगे जाके इसको किस तरह से लेके जाना है। लेकिन एक फ़ायदा से ये हुआ कि जब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हमें ना बहुत कुछ बताया, मतलब आर्ट को अलग लेके बताया और टेक्स्ट अलग बताया। सो फील्ड काफ़ी मेरे पास फिर खुल गई, ब्रॉड हो गई। और आपका एक स्किल सेट भी, एक आप कह रहे हैं कंपाउंड स्किल सेट डेवलप हुआ। सो उन्होंने हमें डिजिटली भी सिखाया, तो फिर मैंने डिजिटल आर्ट भी किया, फिर टेक्सटाइल का भी किया, एंड फिर पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें। तो आपके पास रास्ते काफ़ी खुल जाते हैं। तो रमीज़, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस में वो आप ही की तरह थोड़ा सा उनका लॉस सा अभी होता है कि अच्छा जी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? या कभी आपने ये भी देखा, जैसे मैंने बिजनेस स्टूडेंट्स को हमेशा देखा, वो बड़े मोटिवेटेड जाते हैं, उनको पता होता है कि जी मैंने ये डिग्री लेनी है, इसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में जाना है, या मुझे फाइनेंस करना है। आर्ट के स्टूडेंट्स भी इतने क्लियर होते हैं? मैं अपना तो कहूँगा कि मेरा तो कभी भी फोकस नहीं होता था। सही है। लेकिन हाँ, जो मैं स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग उन्हें पता होता है कि उनको एग्जैक्टली इसी फील्ड में जाना है। सो पीपल लाइक यू जो बहुत टैलेंटेड हैं,
और यूनिवर्सिटी से जब निकले हैं तो उनको नहीं पता, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या किया पहले अपने आप को डिस्कवर करने के लिए? मैंने 6 साल मैंने डिफरेंट कंपनीज में जॉब करी मैंने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं नहीं हूँ इस तरह का कि मैं जॉब कर सकता हूँ या फिर 9 to 5 वाली रूटीन हो। सो फिर उसके बाद फिर मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया और फिर आई गेस मुझे लगता है कि यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। रमीज़, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप तुमने ले लिया, यू ब्रोकन इनटू एन इंटरनेशनल अरीना। नेक्स्ट अब क्या करना चाहोगे? नेक्स्ट मेरा यही है कि मैं इंटरनेशनल जाऊँ इंशाल्लाह और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ कि अपने आर्ट के थ्रू, क्योंकि आप मतलब जितना भी अपने आप को दिखा दें, एट दी एंड जो है मेरे लिए जो मोटिवेशन है ना वो एक कि मैं अब्रॉड जाके जो है अपना काम एग्जिबिट करूं और सारी चीज़ें उन्हें पता चले कि अच्छा पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो उन लोगों का माइंडसेट है कि यार पाकिस्तान में एक छाप लग जाती है ना, यानी जो हमारे यहाँ से काम ज़्यादा, यानी वी हैव प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे ट्रक आर्ट की बात करें, लोगों के जहन में पाकिस्तान आता है, लेकिन एक ख़ास किस्म का जॉनरा ही आता है। दिस इंटरनेशनल लेवल वर्क जिसमें एस्थेटिक्स काफ़ी डिफरेंट ग्लोबल होते हैं, उसमें भी हमें अपना नाम पैदा करना है। थैंक यू सो मच रमीज़ फॉर बीइंग हियर। और अब ज़रा बढ़ते हैं जी दोबारा सियासी मंजरनामे की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब। सलीम साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हम ब्रेक से पहले भी हेडलाइंस के बाद यही बात कर रहे थे कि बड़ा अहम अलायंस एक बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें राय मुख्तलिफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए तहरीक चलाई जाए। ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा जो रुझान नज़र आ रहा है खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयानात के तहत, वो कहते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ हम इस बजट से हमें लगता है कि हमें ज़्यादा एतराज़ है, हम चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अभी तो पूरी तरह इत्तेहाद भी नहीं बना है। अच्छा। और इत्तेहाद के फाइनल शेप में जाने के लिए भी अभी बहुत सारे मरहले दरकार हैं, दरपेश हैं। अगरचे एक दूसरे के करीब आ गई हैं अपोजिशन की जमातें, खुसूसन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक पूरा एतमाद वो एक दूसरे का बहाल नहीं कर सके हैं। सही। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इस लीड करेंगे जी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और इन अपोजिशन जमातों के माबैन भी अभी तक वो मुश्तरकात फाइनल नहीं हुई है कि जिनकी बुनियाद पे ये तहरीक चलाई जाएगी। तो अभी आप कह रहे हैं कि कच्चा पक्का सा इत्तेहाद हुआ है, इनको किन मामलात में ये एक पेज पे मौजूद हैं, अभी ये फिगर आउट करना है, लेकिन ये अलायंस ज़्यादा जोर ना पकड़ ले और हुकूमत के लिए मुश्किलात ना क्रिएट कर दे। इसके लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अभी हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने कहा है कि जी माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपना लाया हुआ यही बजट पुश करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल सही सिमत में हैं, लेकिन हुकूमत की क्या हिकमत अमली हो सकती है टू अवॉइड कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ ले? हुकूमत का लाएअमल तो मेरे ख्याल में सामने आ चुका है। अच्छा। और वो ये है कि अवाम की तवज्जो को डिट्रैक्ट किया जाए। हुकूमत चूँकि पिछले 9-10 महीनों के दौरान किसी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी, इसलिए अभी तक हुकूमत की ये स्ट्रेटजी रही है कि वो अपोजिशन पे अटैक करके, अपोजिशन को गिरफ्तार करके, अपोजिशन को चोर कह के, और ये प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक की यही पॉलिसी है। तो अभी तक तो यही पॉलिसी थी कि उनको अटैक करके अपनी गवर्नेंस से लोगों की तवज्जो हटा दी जाए। और अभी भी जिस तरह बजट वाले दिन आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया, मुल्क में कुछ और इस तरह के वाक़यात करवाए गए या हुए, तो उससे तो लगता है कि हुकूमत की बजट के सिलसिले में भी हिकमत अमली यही है कि वो बजट के कंटेंट्स को पूरी तरह डिस्कस ना होने दे और अपोजिशन को सियासत में उलझा के। सलीम साहब, अगर इसमें वजन है भी तो मुझे ये बताइए कि हुकूमत तो अपने तय पूरी मेहनत कर रही है कि अपने बयानिए को मुस्तहकम करे, और उनका बयानिया सिर्फ ये है कि ये जो तमाम हलचल है, जो सियासी तहरीक चलाई जा रही है अपोजिशन की तरफ से, वो NRO लेने के लिए है, अपने असासों को एक तरह से मुस्तहकम करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए हो रहा है, या फिर अपने सियासी इस्तेहकाम के लिए हो रहा है। बार बार हुकूमत इसी बात पर स्ट्रेस दे रही है कि कोई NRO नहीं होगा, इनका एहतसाब किया जाएगा। क्या इस बयानिए से हुकूमत को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको?
मेरे ख्याल में बज़ाहिर तो सामने हुकूमत है और अपोजिशन भी हुकूमत का नाम ले रही है जी। लेकिन अगर अपोजिशन के इकट्ठे होने में भी कोई रुकावट है तो वो हुकूमत नहीं जी। बल्कि कुछ और ताकतें हैं। इसी तरह अगर तहरीक चलेगी भी तो वो बज़ाहिर तो हुकूमत सामने होगी और हुकूमत को निशाना बनाएगी, लेकिन असल वो टारगेट उसका कुछ और क़ुव्वतें होंगी। और अगर मुज़ाकरात या उस तहरीक को कुचलने का या मुज़ाकरात करने का वो भी अगर कोई फ़ैसला होगा तो वो हुकूमत का नहीं बल्कि उन ताकतों का होगा। सही। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बजट के ऊपर जो ज़्यादा बातचीत की जा रही है, पहले 2 बयाने आए। कल मैंने इस पर बात की थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जब मुलाकात मरीम नवाज साहिबा से हुई तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत गिरती है तो गिर जाए लेकिन ये बजट पास नहीं होने देंगे। आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना करे, बिकॉज आफ्टर ऑल उनका जो पहला बयान था वो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए के ख़िलाफ़ है, बिकॉज वो हर हालत में जमहूरी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने पे यकीन रखती है। तो आज जब ये बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ जी सबसे ज़्यादा जो हमें एतराज़ है वो अवाम दुश्मन बजट के हवाले से है, क्या किसी भी अपोजिशन जमात के पास कोई ऑल्टरनेट इकोनॉमिक प्लान, कोई ऑल्टरनेट बजट मौजूद है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अभी तक तो हुकूमत की स्ट्रेटजी हुकूमत के लिहाज से, मुल्क के लिहाज से नहीं बल्कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लिहाज से कामयाब जा रही है। उसकी ये स्ट्रेटजी रही कि बजट ज़्यादा तवज्जो हासिल ना कर सके, बजट के कंटेंट्स पे असम्बली के बाहर, मीडिया में या फिर असम्बली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सही बहस ना हो सके। इसलिए जिस दिन से बजट पेश हो रहा है तो उस दिन से वो अपोजिशन को इश्तियाल दिला रही है। लेकिन आप भी आखिरी सवाल सलीम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, मेरे पास वक्त कम है, आपसे ये करना चाहूंगी कि अपोजिशन भी ऐसा लगता है तभी हरकत में आई है जब ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो ऐसा अवाम को भी ये समझने से हम कासिर हैं कि क्या ये एतराज वाकई सिर्फ बजट पर है या ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इन गिरफ्तारियों की रोशनी में? आप क्या समझते हैं? यही तो असल मसला है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी सियासत, उनकी लीडरशिप के मामलात और मुकदमात के गिर्द घूम रही है। और इस वक्त बदकिस्मती ये है कि जो लोग हुकूमत में बैठाए गए हैं वो हुकूमत नहीं कर सकते, और जो लोग अपोजिशन में आ गए हैं उनको अपोजिशन करने का तरीका नहीं आता या वो अपोजिशन बनने पे आमादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होने। एक अहम नुक्ता आपने उठाया कि अवाम और हम सब इस सोचने से हम कासिर हैं कि अगर ये नज़रियाती तौर पे इस बात को आगे रखा भी जा रहा है तो क्या अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत इस बात पे चमका रही है कि देखिए जी हम अवाम के लिए निकले हैं, लेकिन दरअसल उनके अपने जो मामलात हैं, जो उनके ऊपर खुद केसेस चल रहे हैं, जो उनकी टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या वो उनकी असल तरजीह है कि किसी तरह अपना प्रेशर रिलीज किया जाए, अवामी राब्ता कायम रखा जाए? ऑन द अदर हैंड सलीम साहब की इस बात में भी वजन है कि ऐसा नहीं लगता कि बजट के जो अहम नकात हैं उस पर कोई बहस की जा रही है, उसको कोई तवज्जो मिल रही है मीडिया पे भी या उन सर्कल्स में भी जहां वो मायने रखते हैं। लोग अपने अपने साइलोज में रह के इस पे बात कर रहे हैं, कुछ इसको कामयाब बजट भी तस्वुर करते हैं, कुछ को लगता है कि ये पॉलिसीज काम नहीं करेंगी, लेकिन इस पे एक फॉर्मल डिस्कोर्स जिसमें मोमेंटम हो, जिसमें असर हो, वो नहीं अभी तक हो पा रहा। इस पे बात आगे भी करते रहेंगे अगले प्रोग्राम्स में। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो वील हैव द बिग डिस्कशन, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, टाइम फॉर आवर बिग डिस्कशन, जिसमें ऑफ कोर्स आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं। मैं चाहती हूं कि आज ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी जो राय है, आपकी जो आप बीती है, वो आप ज़रूर हमसे शेयर करें और हमें बताएं। आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि हमारे लिए अपने अखराजात को पूरा करना मुश्किल हुआ हुआ है, हर घर में जहाँ बच्चे हैं छोटे, चाहे वो मिडिल क्लास घराना हो, अपर मिडिल क्लास हो, प्रायोरिटी पेरेंट्स की ये होती है कि चाहे बेशक दूसरी
दूसरी लग्जरीज आपके पास हो ना हो, आप वेकेशंस पे ना जाएं, हो सकता है आप बहुत महंगा लाइफस्टाइल ना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में जो बेस्ट एजुकेशन है वो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आपकी ये उम्मीद होती है कि स्कूल से पढ़ के या इस क्वालिफिकेशन को हासिल करके बच्चे के लिए मुस्तकबिल में नई रास्ते खुल जाएंगे, वो ज़िंदगी में तरक्की कर पाएगा। लेकिन क्या आपने पूरी की पूरी जो उसकी तरबियत है, जो किरदार साजी है, जो बच्चे को मैनर्स आने हैं, जिस तरह उसने अपने आप को ज़िंदगी में कंडक्ट करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उस स्कूल पे डाल दी है जहां आप बच्चों को भेजते हैं? या आपको लगता है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर ने मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है? आए दिन हम ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें हम अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देखें और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके, जो छोटे कस्बे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड्स ऑफ स्कूलिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वहाँ के हवाले से लोगों का ये आम तासुर है कि वहाँ बच्चे को मार पीट करके, तशद्दुद करके उसको तालीम दी जाती है। और हमारे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं जब बच्चे को बाकायदा या तो फिजिकली असॉल्ट किया जाता है या फिर स्कूल में उसके ऊपर बुलिंग होती है, उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजारा जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अच्छे स्कूल्स की तरफ देखें, इन सब चीज़ों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और अगर पहले किसी ज़माने में ये एक्सेप्टेबल था भी कि बच्चे को एक आध थप्पड़ टीचर मार दे, तो अब बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं। एक टीचर को इस बात पे फायर भी किया जा सकता है। अच्छे बड़े स्कूलों में हम ये देखते हैं कि CCTV कैमरास भी हैं, बच्चे की रिपोर्ट को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। अगर पेरेंट्स की नॉलेज में ऐसी कोई बात आए और वो स्कूल में आके कंप्लेन करें, तब भी उनको बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जाता है। लेकिन वहाँ पे एक नया चैलेंज उभर कर सामने आया है, और वो चैलेंज ये है कि टीचर्स अब अपने आप को काफ़ी हद तक गैर महफूज समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई अथॉरिटी या कोई रिट मौजूद नहीं है। वो बच्चे को डांट नहीं सकते, बच्चे से सवाल नहीं कर सकते। बच्चे का अगर बुरा रवैया है और उसको उन्होंने पनिश किया, किसी भी किस्म की पनिशमेंट, तो ऐसा लगता है कि उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में मियाना रवि कैसे इख्तियार की जाए? व्हाट इज़ गोइंग टू बी दैट मॉडरेट पाथ फॉरवर्ड जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सके ताकि वो बच्चों की तरबियत कर सकें? क्या ये खौफ के बगैर, पनिशमेंट के बगैर मुमकिन भी है? इस पे आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमूद जाफरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। इनसे मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। खुसूसन हम बात कर रहे थे उस वक्त एक इशू के हवाले से जब प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस का मौजू बहुत ही हॉट टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम हमूद साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और पेरेंट्स की आवाज़ आपकी एसोसिएशन बनती है, तो मुझे बताइए कि जाहिर सी बात है, अपने लख्ते जिगर को अगर एक पेरेंट स्कूल भेज रहा है, बच्चा आके ये शिकायत करता है कि मुझे टीचर ने किसी भी तरह से अगर दिल आज़ारी हुई है, मुझे पनिश किया है, मेरे साथ सख्त रवैया था, तो एक बतौर पेरेंट हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? गुस्से में अव्वल तो आना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बात हुई क्या है। जी, 99% मामलात में अगर टीचर ने बच्चे पे गुस्सा किया है तो यकीनन बच्चे की कहीं ना कहीं कोई कोताही होती है। 1% मामलात ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे बच्चे की कोई कोताही नहीं होती, बल्कि टीचर का अपना एक किसी भी वजह से उस वक्त उसका कोई गुस्सा ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चों के साथ वो कोई मारपीट वाला मामला करता है, या जो ऐसा कोई भी काम करता है जो बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स को फौरी तौर पर जज्बाती तो अव्वल होना नहीं चाहिए और ये देखना चाहिए मामले की तह पे जा करके एक्चुअली हुआ क्या है। महमूद साहब, जिस तरह के वाक़यात हम सुन रहे हैं, और हमने मेरे ख्याल में इस तरह के वाक़यात और ख़बरों ने एक डिस्ट्रस्ट का एक बीज बो दिया है। बिल्कुल ऐसे। यानी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे के बारे में ओवरली प्रोटेक्टिव हैं। हम उसको स्कूल में 8 घंटे 9 घंटे के लिए भेज तो रहे हैं, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर रहे उस सिस्टम को। तो उस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या स्कूल को भी कुछ इकदाम लेने चाहिए? बिल्कुल, स्कूल को इकदाम लेने चाहिए। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक लाइन होनी चाहिए जो स्कूल को डिफाइन करनी चाहिए कि यहाँ तक यू आर अलाउड टू डू सो एंड बियॉन्ड दिस यू आर नॉट अलाउड टू डू। तो वो लाइन ये होनी चाहिए कि जहाँ तक बच्चे की तालीम में बेहतरी का मामला है, ज़रूरी नहीं है उसको मारपीट से ही हल किया जाए। बहुत सारे जो आजकल अगर आप रिसर्च करेंगे तो साइकोलॉजिकल बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे बच्चों को ग्रो किया जाता है, बच्चों की तालीमी जो उनकी सलाहियतें होती हैं उनको उजागर किया जाता है। तो नफ्सियाती तौर पे बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपना रिसर्च करनी चाहिए और टीचर्स जुमलों का इस्तेमाल। जैसे एक इसमें बड़ी अहम चीज़ है वोकैबुलरी। कई दफ़ा देखा ये गया है कि आम स्कूल्स में हम जिस्मानी तशद्दुद नहीं देखते। अब मारपीट का ज़माना नहीं है मुझसे, लेकिन बच्चे अगर हसास हैं या उनके लिए जाहिर सी बात है जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वो फ्रेंड्स का सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर की कोई एक ऐसा कहावत, जुमला या बात जिससे अगर पूरी क्लास में कहकहा लग गया है, एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को शैटर करने के लिए काफ़ी है। वो मारपीट से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो मारपीट से ये होता है कि
वो भी अपनी जगह गलत है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस सेटर होता है जिस तरह से आप कर रही, वो फिर सारा दिन या 2-3 दिन तक उसके जहन में छाया रहता है, वो चीज़ और हो सकता है टीचर वो बात कह के निकल जाए, जी हाँ, लेकिन आपकी वो बात फिर चिढ़ बना लेते हैं बच्चे, फिर उस पर आपको छेड़ते हैं। अच्छा, इससे पहले सिद्रा कि हम मजीद कोई बात करें और इस मौजू को आगे लेके चलें, मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आपके सामीन के लिए और जो हमें सुन रहे हैं। इस इशू का मतलब, इस मकसद हमारी इस डिस्कशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम असातिज़ा को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असातिज़ा टीचिंग जो है आज भी सबसे ज़्यादा मुतबर प्रोफेशन है और असातिज़ा की उतनी ही इज़्ज़त हमारे दिलों में आज भी है जितनी पहले कभी किसी के दिल में हो सकती थी। बल्कि हमूद साहब हम तो उल्टा कह रहे हैं, हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो तकद्दुस, जो डिस्ट्रस्ट, जो गैर ऐसा कहना चाहिए कि जो एतबार की कमी हमें आजकल अपने माशरे में नज़र आ रही है, हम उसको हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स पे, असातिज़ा पे उसी तरह का एतमाद कर सके जिस तरह हमारे पेरेंट्स कर पाते थे। हम कहते थे कि जो ना अगर घर में कभी आके कंप्लेन की भी कि अम्मी देखें टीचर ने मुझे डांट दिया है या टीचर ने मुझे लगता है मेरे साथ ज्यादती की है, तो उल्टा पेरेंट्स हमें समझाते थे कि एक टीचर के सामने 20 स्टूडेंट्स हैं और वो क्यों तुमसे ज्यादती करेगा, तो एक एतबार का लेवल होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, आपके अभी एक सवाल चल रहा है स्लाइड के उस पे टिकर पे कि पहले के टीचर और आज के टीचर्स में क्या फ़र्क है। तो पहले के टीचर्स तो फरिश्ता सिफत होते थे, अब तो ऐसे बताते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, या हर एक की ऑब्जर्वेशन है कि पहले के जो टीचर्स थे वो बच्चे को इंसान बनाते थे। उनका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं होता था, बच्चे को इंसान बनाना होता था, एक अच्छा शायरी बनाना होता था। आजकल के टीचर्स का ज़्यादा से ज़्यादा मकसद ये है कि वो उनको डिग्री दिला दें या उनका स्कूल का नाम रोशन हो जाए या उनका खुद का नाम रोशन हो जाए। साहब अब मैं टीचर्स की दोबारा साइड लूंगी। हाँ। वो टीचर्स कहेंगे भाई पहले आते भी तो कुछ इंसान नुमा बच्चे थे ना, अब तो कुछ और ही मखलूक आते हैं। हर दौर में बच्चे ही होते हैं सिद्रा, बच्चे बड़े बड़े यकीन है आपने हमूद साहब कभी वैसे मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ उन टीचर्स को जो टीनेजर्स को टीच करते हैं। आजकल के ज़माने में बच्चे बहुत शरारती हैं और उनकी शरारतें भी बड़ी मुख्तलिफ अंदाज की, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर है, उसने एक अपना तजुर्बा लेके सीरियसनेस के साथ आया। बच्चे की तरह सोचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। बच्चा अगर इस दौर का है, बच्चा अगर नए दौर का है तो टीचर भी नए दौर का है सिद्रा, उसको भी अपने आप को अपडेट करना है। ये आपने 16 आने सच बात कही है, जो कहते हैं ना कि आप वो पुराने टीचिंग मेथड्स अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी पेडागोजी को भी इम्प्रूव होना है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अटक से बात कर रहा हूँ, फरत अली बेग नाम है मेरा। जी बिल्कुल, फरमाइए हमारे टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि टीचर्स को तो जिम्मेदार हम ठहरा लेते हैं कि उनकी कारकर्दगी इस तरह है या उसमें मुख्तलिफ जो है वो नकाइस निकल आते हैं। जी जी। लेकिन जो इस सिस्टम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने अकाउंटेबल नहीं ठहराया हुआ, यानी वो अगर स्कूल नहीं आते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर वो कोई काम नहीं करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर वो कोई बदतमीजी करते हैं टीचर के साथ, लेट आते हैं या पीरियड बाहर गुजार के आते हैं, उनको कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता, इवन कि उनको क्लास से भी नहीं निकाल सकता। तो ऐसी सूरत में जब स्टूडेंट जो है वो अकाउंटेबल ही नहीं है किसी भी सूरत में, तो उनको आप यानी डिसिप्लिन कैसे करेंगे क्लास में? बिल्कुल सही। आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टुडे। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग इन। और हम यही बात कर रहे हैं, हम जनरलाइज बात नहीं कर रहे, हम बिलखुसूस उन बिगड़े शहजादे और शहजादियों की बात कर रहे हैं जिनको डिसिप्लिन पेरेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर टीचर भी कुछ कहे तो बेचारे टीचर की भी शामत आ जाती है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। $1 बिलियन क्वेश्चन ये है जी कि हम ये नहीं कह रहे कि जो बच्चा सेकंड आता है उसको पुश करके डिसिप्लिन करके फर्स्ट कैसे लाया जाए, ना ही हम ये बात जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद वीडियोस आप देखते हैं जिसमें टीचर्स ने मारपीट करके ज़ख्मी किया होता है बच्चों को, एट सम पॉइंट्स कुछ की तो बोन्स भी फ्रैक्चर हो जाती हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये डिसिप्लिनिंग का कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ये बात करनी भी ज़रूरी है कि वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते
हैं जो मौसर भी हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं, जिससे वाकई बच्चों की किरदार साजी भी हो सके, उनको कॉन्फिडेंट बाशऊर सिटीजन्स आप बना सकें और टीचर्स के लिए काम करना आसान हो, वो बच्चों को डिसिप्लिन कर पाएँ। वो बिगड़े शहजादे और शहजादियाँ जो घर में भी आपकी बात नहीं सुनते, तो यकीनन आपको ये अंदाज़ा हो सका होगा कि वो स्कूल में टीचर्स की भी नहीं सुनते। उनके साथ किस तरह टीचर्स और पेरेंट्स अपना एक कॉम्बिनेशन बना के उनको डिसिप्लिन करें, उनकी मदद कर सकें, आज ये हमारा मौजू है। और अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बुखारी ने। ऑफ कोर्स शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट और दिन रात का साथ है ऐसे ही बच्चों के साथ, तो उनसे मालूम करते हैं उनके नज़रिए में क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, कैसी? थैंक यू हुमा फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे आप जो एल्डर स्टूडेंट्स को, जो मेरे ख्याल में टीनेज से अभी पूरी तरह निकले भी नहीं होते, दे हैव डन दे ए लेवल्स और दे इंटरमीडिएट, लेकिन अभी भी काफ़ी इमेच्योर एज होती है, किस तरह उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए? और खुसूसन ये बात भी कि स्कूल लाइफ में तो बड़ी स्पून फीडिंग हुई होती है, नोट्स भी टीचर बना के दे रही होती है और एक उसका साथ भी बड़े लंबे अरसे तक का रहा होता है कि 10 साल बच्चा अमूमन एक ही सिस्टम में पढ़ के निकलता है। एक कॉलेज लाइफ में जो ट्रांजिशन आती है कि आप सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं या सब्जेक्ट वाइज टीचर्स से डील कर रहे हैं, हाउ डू यू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, जबकि आपका उससे जो नाता है वो सिर्फ 3 महीने 2.5 महीने का है? सबसे पहले तो टीचर को ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई स्टूडेंट डिसरिस्पेक्टफुल होता है और अगर उसके जो उसका अंदाज है उससे कोई टीचर को शिकायत है, तो वो दरअसल टीचर के साथ नहीं होता। वो अब उसकी ग्रोथ में, उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें आ चुकी होती हैं उस वक्त तक कि उसके नज़दीक एक टीचर की इज्जत वो मायने नहीं रखती जो दरअसल होनी चाहिए। तो एक तो कभी भी इसको ज़ाती कोई रंजिश नहीं बनाना चाहिए। आपको उस पर गौर करना चाहिए कि एक बच्चा जो इस एज में, अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रही हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र में आ रहा है और उसको ये तमीज़ नहीं है कि उसके बिहेवियर किस तरह से हो, तो दरअसल कहीं पीछे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई कमज़ोरियाँ रही है। तो जब हम एज एन एडवोकेट, अगर टीचर एज एन एडवोकेट देखेगा अपनी लेजिटिमेट पावर्स के साथ, तो फिर वो उसका हल निकालने की कोशिश करेगा। दूसरे में क्लासरूम साइज बनाया गया है कि 20 to 30 स्टूडेंट्स हों। देखिए एक रेशो ये है ना, वो क्यों है? ताकि हर स्टूडेंट टीचर की नज़र में रहे, टीचर उस पर फोकस कर सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, उसे इग्नोर ना करे। और ये क्लास साइज भी बहुत मैटर करता है जब हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए और उसे टीचर के कंट्रोल में रहना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर अमजद बोल रहा हूँ वाटक से। जी अमजद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी अर्ज ये है कि माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें, तालीम और तरबियत में फर्क है जी। बिल्कुल, हम इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम बच्चे की सिर्फ तालीम पे तवज्जो देते हैं। सही। जब तक हम बच्चे के डिसिप्लिन पे तवज्जो, तरबियत पे तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक बच्चा कभी भी आगे नहीं निकलेगा। सो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 40 साल तक उनकी तरबियत होती रही है। उसके बाद जाके कहीं उनको ये बताया कि अल्लाह के नाम। डॉक्टर अमजद, मेरा आपसे मौदबाना सवाल फिर ये होगा कि अभी जो हमारा मौजू है कि वो बच्चे जो घर में भी हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, एक पर्सनालिटी सेट हो गई है, 12-13 साल की उम्र अगर बच्चे की है और वो किसी की सुनने पे रजामंद ही नहीं है, तो आपके ख्याल में ऐसे बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए या उसकी तरबियत हम कैसे करें? तरबियत का तो वो बात तो ये कि पहली जो तरबियत के लिए जो पहली तस्वीर है वो माँ की गोद है। माँ ने बच्चों को इस लेवल पे, ये ट्रैके बनते हैं उस्ताद, माँ और बच्चा। इनमें से जब एक भी एंगल मिसिंग होगा तो वो कभी भी बच्चा जो है वो उसकी तरबियत सही नहीं हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद फॉर बीइंग हियर विद अस। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसी विनिंग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। आप दोनों की तरफ आना चाहूँगी कि आमतौर पे बहुत रिवाज हम देखते हैं कि बच्चे के अगर नसाबी मसाइल ना भी हों, इफ़ इमोशनल उसकी बीइंग है, कोई और चीज़ों को वो नोट कर रहा है, तो अब स्कूल्स में काउंसलर्स का भी रिवाज है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक बच्चे के लिए तो हम काउंसलर रखते हैं, लेकिन वो 20 या 25 बच्चों से डील करने वाले टीचर, उस पर क्या नफ्सियाती असर पड़ रहा है, वो कितना इमोशनली डिस्ट्रेस है, उसकी भी एक अपनी लाइफ है क्लासरूम के बाहर भी। क्या ऐसी कोई काउंसलिंग फैसिलिटी महमूद साहब टीचर्स के लिए अवेलेबल होती है कि वो अपने मसाइल कि बच्चा अगर उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहा या डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है तो उनके ऊपर जो लग रही है उसको डील करने के लिए? काउंसलिंग के हवाले से तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो टीचर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराते हैं। सही।
लोकली भी कराते हैं, कुछ जो स्कूल्स हैं वो बाहर भी भेजते हैं। और मुझे यकीन है कि उस स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती होंगी, हर एस्पेक्ट से उनको समझाया जाता होगा कि आपका क्या तरीक़ेकार होना पढ़ाने के लिए, तो वो वहाँ यकीनन कवर होता होगा। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। डिपेंड करता है कि किस लेवल के स्कूल में आप वहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर ज़ाहिर है बहुत छोटे लेवल का स्कूल है, वहाँ शायद ये सहूलत ना हो, लेकिन अच्छे स्कूलों में ज़रूर है। डॉक्टर हुमा की बात सुनकर ये समझ में आया है, और वैसे भी ऑब्जर्वेशन है कि किंडरगार्टन से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल तक जी हर टीचर के मसाइल जो बच्चे से फेस कर रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ लेवल्स के हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के हैं। तो इसीलिए इसी तरह उनको टैकल करने के लिए भी जो स्किल्स चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल, इवन इनको टैकल करने के लिए, इवन पढ़ाने के लिए भी। अच्छा, आप ये देखें ना कि जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ तो पेरेंट काफ़ी हद तक अपने आप को कॉन्फिडेंट समझता है कि जी क्लास 1, 2, 5 इसका कोर्स मुझे भी पता है, चलो थोड़ा बहुत बदला होगा। यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा जो गैप आता है वो ये होता है कि बच्चे की जो चोजन फील्ड है, हो सकता है पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट ही नहीं करते उस बारे में। अब वो टीचर अगर कुछ कह भी रहा है कि जी फलाना बच्चा कंप्यूटर की इस पर्टिकुलर लॉजिक में कमज़ोर है, तो पेरेंट को आधे वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा कि इशू क्या है। सही बात है ना। तो एक वहाँ पे भी गैप आता है, लेकिन हमने फिर भी स्टूडेंट्स को भी इस इक्वेशन में इंक्लूड किया। हमारे पास पब्लिक ओपिनियन मौजूद है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसी सब्जेक्ट के हवाले से लोग क्या कहते हैं। स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और आई थिंक आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें पेरेंट्स के बाद अगर किसी का रोल है तो वो टीचर्स का रोल है। टीचर्स ही तो होता है जो पेरेंट्स की जगह पे होते हैं, और उनका रोल तो बहुत होता है। वो अगर सिंसियरली, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, यहाँ वहाँ दे डोंट केयर। जो टीचर्स का है उसका तो बहुत इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर पड़ता है। आजकल मैं देख रहा हूँ तो ऐसे ही है, बस वो बिजनेस है, रखते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर लिए, ट्यूशन पढ़वाते हैं अलग, वहाँ पे ही सारा आउटपुट देते हैं। इनके जहाँ ड्यूटी होती है, कॉलेज हो या जहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है सरकारी हो, जहाँ पे वहाँ पे काम ख़त्म करने के चक्कर में होते हैं ज़्यादातर। टीचर को खुद भी कुछ आता हो तो फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर बहुत अच्छा टीचर मिल जाए तो ये है कि उसको सारी चीज़ें आती होंगी, लकीर के फ़कीर नहीं बनते बच्चे। फिर स्टूडेंट अगर उसको कोई डायरेक्शन देने वाला होता है तो टीचर ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स से आजकल जो जनरेशन गैप है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है। तो टीचर जो होता है वो उसके साथ खुल के एक एज अ फ्रेंड होता है उसका, तो उसके लिए डायरेक्शन देने वाला सारा टीचर होता है। टीचर अगर उसको अच्छा मिल जाए तो अच्छी डायरेक्शन में चल जाता है, अगर उसको टीचर बुरा मिल जाए तो फिर वो बुरी डायरेक्शन में, ये तो नहीं कहेंगे बुरी डायरेक्शन में, लेकिन ये कि मतलब वो सही से वो एफर्ट अपनी वो जो उसके अंदर पोटेंशियल होती है वो पहचान नहीं पाता अपनी पोटेंशियल। एक दफ़ा यहाँ पे प्रेस क्लब पे एक टीचर्स का धरना हुआ था, तो वहाँ एक टीचर्स बैठा हुआ, तो मैंने उससे कहा कि कम से कम भाई मुझे इंजीनियरिंग की स्पेलिंग सुनाओ। आई कांट बिलीव कि वो शख्स इंजीनियरिंग की स्पेलिंग नहीं पढ़ सकता, वो एप्पल की स्पेलिंग नहीं पढ़ सकता। ये जस्ट लाइक छोटे छोटे वर्ड मेरा नर्सरी का बच्चा है वो पढ़ता है। तो आई एम वेरी शॉक कि अब आप सवाल कर रहे हैं कि जी वो टीचर्स क्या कर, अब ऐसा टीचर आएगा तो वो क्या कौम को मेमार देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है जी, इसमें जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है। ऐसे टीचर्स भी होंगे जो बहुत क्वालिफाइड हैं, ऐसे टीचर्स भी होंगे जो हो सकता है जिस तरह सरकारी नौकरियों में खाना पूरी होती है, हमारा रिवाज है, सिस्टम है जिसमें मेरिट को हमने फोकियत नहीं दी है, तो अनफॉर्चुनेटली बड़े रियल सिनारियोज़ हैं। लेकिन जनरलाइजेशन से इज्तनाब करते हुए कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि जैसे एथलीट्स के लिए हम ड्रग टेस्ट करते हैं, उसी तरह टीचर्स के लिए भी कोई उनकी सिंसेरिटी का टेस्ट होता, क्योंकि हर शख्स उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। हुमा क्या कहेंगी आप, किस तरह नापें भाई हम सिंसेरिटी टीचर्स की? देखिए ना, इस तरह तो मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर भी होते हैं। बीएड एमएड इसीलिए है कि ट्रेन टीचर आए, जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, क्लास डेकोर भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और ये कहना कि देखिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग ओवरऑल डिक्लाइन करके, अगर ये बात नहीं होती तो इतने ट्यूशन सेंटर्स, इतने प्राइवेट ट्यूशंस के वो नजर नहीं आते। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप 10 साल 12 साल पीछे चले जाइए, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब लोगों ने कहा कि जी HEC का क़याम हुआ और ये कहा गया कि अब यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, हुकूमत स्कॉलरशिप्स देगी PhDs कराने के लिए, उस वक्त जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी, अगर HEC ये कानून भी रखता था कि इनके पास कम अज़ कम 10 से 15 PhDs होने चाहिए
चाहिए, तो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी में ये करना ही मुश्किल, इम्पॉसिबल था। देयरफॉर वी केम अप विद द आइडिया कि अच्छा जी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ले आइए, कि एक ऐसा शख्स जो 20-25 साल से रेलेवेंट फील्ड में अगर काम कर रहा है तो वो आके वो एजुकेट कर सके। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात हैं, एंड अगेन यू नो वक्त कम होगा, हम इसको लेके चलेंगे। तो अगर मैं फोकस कर सकूं थोड़ा सा कि पेरेंट्स और टीचर्स का आपस में एतमाद किस तरह मुस्तहकम बनाया जा सकता है ताकि वो दोनों एक ही पेज पे हों। हम सियासी कायदीन के एक पेज पे होने की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, इन दोनों फोर्सेस का एक पेज पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वील कम बैक एंड टॉक अबाउट इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अहम गुफ्तगू के पेरेंट्स और टीचर्स एक विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों का विजन और मकसद एक ही है कि बच्चे को एक बाशऊर शहरी बनाया जाए, उसकी तालीम और तरबियत दोनों ही परफेक्ट हो और उसको वो तमाम स्किल सेट्स दिए जाएँ, टूल्स दिए जाएँ जिससे वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है, जिससे ना सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी बेहतर हो बल्कि वो माशरे के लिए भी एक कारामद शहरी बन सके। तो जब गोल एक है तो अलग अलग पेज पे क्यों है, इनको एक पेज पे एतमाद के साथ कैसे लाया जाए? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू बोथ माई पैनलिस्ट। हमूद साहब क्या करना चाहिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द पेरेंट्स? देखिए, हमने शुरू में भी ये बात की थी, मैं दोबारा रिपीट करूँगा बात कि दोनों को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। प्लस जिस स्कूल में टीचर पढ़ाता है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। वो टीचर बाउंड होता है, वो चाहता भी है कुछ करना या कुछ नहीं करना, लेकिन वो स्कूल की पॉलिसी के बाइस मजबूर होता है बहुत सारी जगहों पे। मिसाल के तौर पे मैं गारंटी से बता रहा हूँ, बच्चा फेल हो रहा होता है, टीचर को पास करना पड़ता है। मुझे बताइए महमूद साहब, इसमें चलें प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ जाते हैं ना, और अब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्कूल की, ताकि थोड़ा सा कैनवस हम महदूद कर सकें। पेरेंट टीचर मीटिंग्स वंस अ टर्म होती है, ये काफ़ी है या इससे ज़्यादा मिलना चाहिए? बिल्कुल ना काफ़ी है, बल्कि हकीकत यह है कि अगर कानूनी तौर पे देखें तो पेरेंट्स और टीचर्स की बाकायदा एसोसिएशन होनी चाहिए, फॉर्म्ड होनी चाहिए और उसको एक्टिव होना चाहिए। सही। मसला ये है कि ये एसोसिएशन बनना स्कूल के फेवर में नहीं जाता, ठीक है। चूंकि स्कूल के फेवर में नहीं जाता तो वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, और ये जो सो कॉल्ड पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो जब इनको जवाब देना होता है तो कहते हैं जी ये एसोसिएशन बन गई और ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई। वो इन अदर वर्ड्स जैसे वो जेल वाली मुलाकात होती है, एग्जैक्टली जेलर होता है। एग्जैक्टली। तो अगर कवानीन पे अमल होना जी तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। पेरेंट्स टीचर्स की एसोसिएशन अगर फॉर्म हो, ये हर ब्रांच में होनी चाहिए। अच्छा, ये तो एसोसिएशन की बात हो गई। हुमा क्या कहेंगी, कितना राब्ता होना चाहिए? बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हैं तो लोग कहते हैं पेरेंट, जैसे मुझ साहब ने कहा पेरेंट टीचर मीटिंग ना काफ़ी है। कुछ जगह पे आप ये भी देखेंगे कि पेरेंट्स और टीचर का बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें जो डे टू डे अपडेट्स हैं, जो बच्चे से करवाना है या जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसमें अपडेट हो रही होती है। ये सही है, नहीं होना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? दो पेरेंट टीचर मीटिंग्स तो होती ही हैं, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले और फाइनल एग्जाम से पहले, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कंटिन्यूसली हर स्टूडेंट के साथ पेरेंट के साथ मुमकिन भी नहीं है कि वो एक्टिविटी की जाए। लेकिन मेरा ख्याल है उसको थ्राइस इन ईयर होना चाहिए। एक तो ये कि किसी क्लास में अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क बनाए, क्या विजन है कि बच्चे को इस क्लास से क्या पढ़ा के आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए पेरेंट भी उसी तरह टीचर के साथ डे वन खड़ा हो जिस तरह टीचर पहली क्लास में स्टूडेंट के साथ। तो अगर प्री सेमेस्टर अगर कोई एक मीटिंग उस वक्त हो कि जी ये क्लास है, ये बच्चे के असाइनमेंट्स हैं, ये चीज़ें, और मॉनिटरिंग का कोई अगर एक सिस्टम बना लिया जाए। अच्छा, जो अभी हमने शुरू में बात कर रहे थे, जब बच्चे की परफॉर्मेंस को देखकर या किसी भी और वजह से जो जज्बाती पेरेंट होता है, और मेरे ख्याल में इसको हमें एडमिट भी करना चाहिए, हम सब अपने वार्ड्स अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। अब ये नज़ारे हम हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं, बच्चे को ज़रा सी तकलीफ है तो पेरेंट जो है वो डॉक्टर को मारने पे तुलाता है कि पहले मेरे बच्चे को देखो। तो ऐसे जब पेरेंट्स जज्बाती हो रहे हों
तो टीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रूल्स बनने चाहिए? टीचर को काम रहना चाहिए। एक तो देखिए फिजिकल अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए कि और वो थ्योरेटिकल रहे, कोई भी बात है कोई भी चीज है, और अगर लॉजिकल रहे और अगर उसको लगता है कि पेरेंट कवर कर रहे हैं बच्चों को या उनकी मिस्टेक्स को, तो बेहतर ये कि उस वक्त वो उस जगह से हट जाए या उस डिस्कशन को खत्म कर दे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुमा कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर है, एक तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पेरेंट और टीचर की आपस में ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। टीचर और स्टूडेंट का ट्रस्ट फैक्टर कैसे हो, क्योंकि घर में अक्सर अगर कभी हालात ख़राब हैं, पेरेंट अगर मिसट्रीट कर रहा है, अक्सर टीचर्स इस बात को भांप लेते हैं। या अगर बच्चे की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही हो तो बच्चा भी एक्सपेक्ट करता है कि मिस मुझे वार्निंग दे दें, आई विल इम्प्रूव इट, मेरे पेरेंट्स बहुत सख्त है, पहली ही दस्तक वहाँ ना दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, किस हद तक बच्चे के राज को राज रखे? देखिए वो तो मैंने पहले ही कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक बच्चे के किसी कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो वो टीचर के लिए नहीं है, वो ABC कोई भी टीचर हो, स्टूडेंट का बिहेवियर उसके साथ वही होगा। तो पहले तो इस चीज से टीचर अपने आप को हटाए कि ये बच्चा मेरे साथ कोई जाती अनाद रखता है या इसको मुझसे कोई अपनी अना या अपने ईगो को बीच में ना आने, बल्कि उसको फिर उस टेम्परामेंट में जाके जज करे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक टीचर का एक लेजिटिमेट इख्तियार है बच्चे पे इन्फ्लुएंस करने का, पावर इस्तेमाल करने का, विलिंगली दिया है एज अ गार्डियन दिया है, और उसकी लाइंस एंड बाउंड्रीज आपने ड्रॉ की हैं। लेकिन महमूद आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डे 1 से अगर बच्चे के साथ कोई भी मसला हुआ है, किसी गलत आदत में पड़ा है, तो टीचर खामोशी से खुद ही वार्न करके पहले उस मसले को सुलझाने की कोशिश करे, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि डे 1 से मुझे बताओ मेरा बच्चा, मैं डील करूंगा? देखिए ये केस टू केस वेरी करेगा हमेशा जी। टीचर को खुद ये वो करना चाहिए, फैसला करना चाहिए इस बात का, इस चीज़ को देखते हुए कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। वो प्रॉब्लम हो सकता है कि वो वहीं के वहीं सॉल्व हो सकती हो, वो 1-to-1 सॉल्व कर सकते हो। ये डिसीजन टीचर को लेना है कि मैं यहीं पे मिसाल डाल देते हैं। हम ये कहते हैं कि गैर निसाबी एक चीज़ है, बच्चे को मिसाल के तौर पे एक 13-14 साल का लड़का है, उसके बैग में से सिगरेट्स मिली हैं, इन्फॉर्म करना चाहिए पेरेंट, फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए पेरेंट को, क्योंकि सिगरेट उसने स्कूल से नहीं खरीदी, वो लेकर के आया है बाहर से, ठीक है, और वो इसका मतलब क्लास में तो पी भी नहीं सकता, उसके पास से निकली है, वो पिएगा स्कूल के बाहर जा करके, ठीक है, तो उसको कंट्रोल स्कूल के बाहर ही किया जा सकता है, जो सबसे बेहतर पेरेंट्स कर सकते हैं। स्कूल के बाहर टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, एक और सिचुएशन देते हैं हुमा, अगर बच्चे के बैग में से 12-13 साल का बच्चा है, लड़का या लड़की, उसके बैग में से मोबाइल फ़ोन मिला है जो कि स्कूल में लाना मना है। ऑब्वियसली सिगरेट तो हो सकता है पेरेंट्स से आंख बचा कर लिया हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन यकीनन पेरेंट्स ने ही दिलाया है, अब क्या करे टीचर? देखिए वो फिर पेरेंट्स का भी एक ये होता है कि ये बच्चे के साथ कोई इमरजेंसी होती है, हालात हमारे यहाँ ख़राब हो जाते हैं, ये वो अगर क्लास में फ़ोन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फ़ोन साइलेंट पे है, तो मेरे ख्याल में कि ये वो आर्गूमेंट है कि जिसमें पेरेंट आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और टीचर पेरेंट को, और इसमें हमेशा प्रॉब्लम में स्टूडेंट रहेगा। देखना ये भी है कि क्या सिर्फ टीचर जिम्मेदार है स्टूडेंट की बेहतर काउंसलिंग के लिए, या मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी, क्योंकि देखिए अगर इंस्टीट्यूशन में कोई चीज अलाउ की भी है, एक आम चीज में अगर बात की जाए हुमा, तो ठीक है काउंसलर्स होते हैं, लेकिन एक बच्चे का जो हमारे यहाँ रिवाज कायम है उसमें एक अपनी क्लास टीचर से सबसे ज़्यादा क्लोज बॉन्ड होता है, क्योंकि वो अमूमन ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती हैं, ज़्यादा देर, और ओनरशिप भी लेती है ना कि ये मेरी क्लास है। बिल्कुल सिद्धा, लेकिन अगर फर्ज करें कि एक टीचर ने किसी बात पे स्टूडेंट को कंट्रोल किया और अगर मैनेजमेंट ही वहाँ पे खड़ी हो जाए कि जी हमारी पॉलिसी ये कि स्टूडेंट्स को ये सब आप अलाउ कर दें, तो आप नहीं रोक सकते, तो वहाँ पे टीचर अकेले मुख्तार नहीं है उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो आजकल जो प्राइवेट सेक्टर में तालीमी इदारे बन रहे हैं उनको भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि वो अपने इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किन चीज़ों की आज़ादी दे रहे हैं, और उनको जो मैनेजमेंट, ये वैल्यू सिस्टम जो वहाँ पे बच्चों को आप डाल रहे हैं, सिर्फ इस बात से ना मरूब हो जाइए कि जी वो बड़ा एक एलीट स्कूल है या उसका नाम बहुत है। हमेशा पेरेंट्स को, और मेरे से अगर कोई भी कभी एडवाइस मुझसे लेता है तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप ये देखिए कि आप ठीक है आप अफोर्ड भी कर सकते होंगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन जो लाइफस्टाइल और जो वैल्यू सिस्टम उस इंस्टीट्यूशन का और बाकी स्टूडेंट्स का है, क्या आपका बच्चा, आपका ख़ानदान उसको मैच करता है नहीं, वरना आप अपने लिए भी और बच्चे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हुमा एंड महमूद साहब, वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई एम श्योर आपकी भी इस पर फीडबैक और कमेंट
परफॉर्मेंस होगा और हम इसको दोबारा भी उठाएंगे। हमारा इस पे बड़ा फोकस है और इसमें वंस अगेन जो महमूद साहब ने पहले भी कहा था कि इट इज़ नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द टीचर्स और द इंस्टीट्यूशंस और द पेरेंट्स। सवाल ये है कि जब बच्चे की बेहतरी, उसका ताबनाक मुस्तकबिल आपका एक कंबाइंड गोल है, तो फिर पेरेंट्स और टीचर्स का विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।